नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं एक नए सामाजिक राजनेता को लेकर के। इसके पहले हम लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को देखा। वे राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े सामाजिक न्याय के प्रणेता रहे हैं और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सामाजिक राजनेता राम मनोहर लोहिया। आज हम राम मनोहर लोहिया को देखेंगे। शायद स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी जो भूमिका रही है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रही है और इन्हें वो सम्मान नहीं मिला भारतीय इतिहास में जो इन्हें मिलना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं वैसे सारे सोशलिस्ट जो कांग्रेस छोड़ दिए उन्हें इतिहास में कम तवज्जो मिला। ये बात कड़वी है लेकिन बात सत्य है। चाहे वह जगजीवन राम हो, जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो, राजनारायण हो, ये जितने लोग बाद में कांग्रेस विरोधी हुए उन्हें इतिहास में जगह नहीं दी गई। तो चलिए आज हम देखते हैं राम मनोहर लोहिया के संपूर्ण राजनीतिक और जीवन वृत्तांत को, किस तरह उन्होंने इस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी लोगों के लिए लोकहित में और किस तरह से अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाई। इनका जन्म 23 मार्च 1910 23 मार्च का वह दिन है, या यूं कहिए इस दिन सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। यानी एक क्रांति दिवस है, एक शहीद दिवस है और यह तिथि इनका जन्मदिन है। अकबरपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जब ये मात्र 2 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया, तो पिताजी इन्हें लेकर के मुंबई चले गए और वहीं से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। लोहिया एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक समाजवादी नेता थे। 1927 में BHU से इंटर किया इन्होंने और 1929 ऐसे इंग्लैंड गए ये पढ़ने के लिए, लेकिन इंग्लैंड में जो सामाजिक गतिविधियों के विरोधी या भारत विरोधी जो वहां हलचल थी, एक्टिविटी थी, जिस कारण से उन्हें वहां मन नहीं लगा और वे वापस आ गए और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने BA की डिग्री प्राप्त की। फिर 1929 में ये बर्लिन गए। 1929 से 33 ये बर्लिन गए। बर्लिन के फ्रेडरिक विलियम्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD किया, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि ली और इनका जो विषय था थेसिस था, ये थेसिस था इनका भारत में नमक कराधान। भारत में नमक कराधान। और ये जो थेसिस थी यह गांधी के सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित थी कि गांधी की जो विचारधारा थी, उसी समय नमक सत्याग्रह हुआ था, तो उनके विचारधारा से प्रेरित होकर के इन्होंने जो थेसिस लिखी PhD के लिए, उन्होंने लिखी भारत में नमक कराधान, यानी कर जो नमक पे लगते थे उसी। और बर्लिन में जब ये पढ़ते थे तो निश्चित है बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी, तो जर्मनी में कोई रहे
और नाजीवाद और हिटलर से कोई प्रभावित ना हो, ऐसा संभव नहीं था। तो ये भी हिटलर और उसके नाजीवाद से प्रभावित थे। 1930 की घटना है, जब ये जर्मनी में थे, बर्लिन में, तो उनके दोस्त थे गोवा के जूलियो मेनेजेस। ये बर्लिन में ही इनके मित्र बने थे। ये गोवा के एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे और जर्मनी में वाइमर गणराज्य का शासन चलता था। उस वाइमर गणराज्य के भारतीय छात्र संघ के सदस्य के रूप में ये शामिल हो गए और जो राष्ट्र संघ का अधिवेशन होता था, उस राष्ट्र संघ के अधिवेशन में ये भाग लिए थे। फिर इंडिया आते हैं। 1934 से 1938 इनका दिन खास होता है। यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना होती है, इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ये सदस्य बनते हैं और साथ ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नामक एक पत्रिका छपती है, उस पत्रिका के ये संपादक भी बनते हैं। लेकिन 1936 में इनको और जिम्मेदारी बढ़ा दी जाती है और यह जिम्मेदारी होती है कांग्रेस की। 1936 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाया जाता है इन्हें। लेकिन ये दबाव में काम करना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए 1938 में ये इस्तीफा दे देते हैं। कहां से? तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव पद से इस्तीफा देते हैं और इनकी जो सोच रहती है, इनकी विचार कांग्रेस की विचारधारा से पूर्ण रूप से नहीं मिलती है, इसलिए बार बार ये कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस से जाते हैं और वहां से ये अपने विचारों को फैलाना शुरू करते हैं। अब ये कांग्रेसी विचारधारा से अलग अपनी विचारधारा, जो लोकहित की विचारधारा होती है, उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। 1940 से 42 यानी 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और 1940 से 42 द्वितीय विश्व युद्ध में ये युद्ध विरोधी प्रचार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस युद्ध में भारत के प्रमुख नेता नेहरू हो चाहे गांधी हो, युद्ध का समर्थन करते हैं, लेकिन ये युद्ध का विरोध करते हैं और युद्ध का विरोध करने का मतलब होता है कि यानी कांग्रेस का विरोध करना, क्योंकि कांग्रेस सहयोग कर रही है और आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। तो यही कारण है कि 1942 में जून 1940 में इन्हें गिरफ्तार करके 2 साल की सजा दे दी जाती है। क्रिप्स मिशन का जब भारत आगमन होता है तो ये गांधी के साथ होते हैं और गांधी और लोहिया उस क्रिप्स मिशन का विरोध करते हैं। क्रिप्स मिशन, इस क्रिप्स मिशन का गांधी लोहिया दोनों मिलकर के विरोध करते हैं और लोहिया कहते हैं कि ब्रिटेन भारत को अपनी मर्जी से आजादी देने वाला नहीं है, आजादी हमें लेनी होगी। और नेहरू स्वतंत्रता चाहते थे लेकिन ब्रिटेन का समर्थन देकर के। यही कारण है कि नेहरू युद्ध में सपोर्ट करते थे और लोहिया विरोध करते थे, जिसका कारण हुआ मनमुटाव बढ़ा और 1942 ईस्वी में जब कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में इन्होंने खुल करके कांग्रेस का और नेहरू का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन हमेशा गांधी के साथ रहे। 1942 से लेकर के 1946 की जब घटनाओं को आप जिक्र करेंगे तो आप देखेंगे कि जब भारत छोड़ो आंदोलन है, गांधी नेहरू जब जेल चले जाते हैं तो इसमें प्रमुख भूमिका इनकी रहती है और ये गुप्त रेडियो, जो कांग्रेस रेडियो रहता है, गुप्त रूप से जनता को संबोधित करते हैं और जनता से आह्वान करते हैं कि अब भारत छोड़ो जो आंदोलन है, इस आंदोलन को बनाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। और 1944 ईस्वी में ये नेपाल में जेपी के साथ मिलकर के
गुप्त आंदोलन चलाते हैं, गोरिल्ला बल इकट्ठा करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। यही कारण है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1944 में इन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी के बाद में कुछ दिन बाद में इनको आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उस आगरा जेल में पहले से जयप्रकाश नारायण कैद हैं, जो लाहौर से शिफ्ट हैं, लेकिन गांधी के दबाव में आगरा जेल से 11 अप्रैल 1946 ईस्वी को 11 अप्रैल 1946 ईस्वी को जेपी के साथ लोहिया को भी रिहा कर दिया जाता है, गांधी के दबाव में। क्योंकि गांधी कहते हैं जब तक दोनों का आप रिहा नहीं करेंगे हम किसी तरह की वार्ता और किसी तरह की समझौता आपसे करने वाले नहीं हैं। अब जब जेल से आते हैं उसके बाद की एक घटना देखिए, बड़ा रोचक है और यह रोचक घटना अपने आप में एक ऐतिहासिक भी है और यही घटना इन्हें अन्य नेताओं से अलग खड़ा करता है, अलग पंक्ति में खड़ा करता है। वह घटना है गोवा क्रांति दिवस 1946, गोवा क्रांति। ये एक अनायास घटने वाली घटना है, इसका कोई पहले से प्लान नहीं है, कोई इसकी रूपरेखा तय नहीं है। होता क्या है कि जेल में रहते हुए इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो इनके मित्र जो हैं जूलियो मेनेजेस, तो जूलियो मेनेजेस जो जर्मनी बर्लिन में इनके मित्र होते हैं, उनका घर है गोवा में, राजनीतिक पृष्ठभूमि है और डॉक्टरी कर रहे हैं वे मुंबई में। तो रिहाई के बाद चिकित्सीय परामर्श के लिए ये मुंबई अपने दोस्त जूलियो मेनेजेस के पास जाते हैं। तो वो देखता है और बोलता है कि नहीं, आपको किसी तरह की बीमारी नहीं है, थोड़ी सी स्वास्थ्य लाभ चाहिए आपको। इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप मेरे घर जो गोवा है, कि गोवा की जो वातावरण है वह अनुकूलित वातावरण है, तो आप मेरे गोवा आवास पे आइए, वहां स्वास्थ्य लाभ लीजिए। इसके लिए वे आमंत्रित करते हैं। तो 10 जून 1946 को क्या होता है, ये गोवा पहुंचते हैं। तो गोवा पहुंचते तो इनकी एक अलग प्रसिद्धि है, वहां जाने की भनक वहां पे आम जनता पर लग जाता है, लोग इनसे मिलने लगते हैं। जब मिल जाते हैं तो ये दोनों मित्र मिलकर के, मेनेजेस और लोहिया दोनों मिलकर के एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन वह आंदोलन होता है जिसमें विनय के साथ, रिक्वेस्ट के साथ अपने मांग को रखना होता है, क्योंकि उस समय वहां सार्वजनिक जो सभा होती है उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो सार्वजनिक प्रतिबंध है तो आप डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही रास्ता चुना और यही प्लान बनाया। तो 18 जून 1946 को संबोधन करने का डेट निर्धारित हुआ कि हम जनता को संबोधित करेंगे, और संबोधित करने के लिए वे मड़गांव जो है, मड़गांव एक अच्छा शहर है, गोवा का मुख्य शहर है मानिए तो संबोधन करने का प्लान बना और वहां पर उनको पहुंचना था, लेकिन किसी तरह से वे वहां पहुंच गए। उनके स्वागत में 600-700 लोग पहले से इकट्ठा थे, 600-700 लोग लगभग रहे होंगे। लेकिन जैसे ही ये पहुंचे वहां पुलिस पहुंच गया, इनको पकड़ ली। लेकिन पकड़ने के बावजूद भी इन्होंने सभा का संबोधन शुरू किया, लेकिन पुलिस मानी नहीं और इन्हें पकड़ करके थाने ले गई। जब ये थाने पहुंचते हैं तो लोग जो है थाने तक पहुंच जाते हैं और वहीं से ये एक संक्षिप्त भाषण या संक्षिप्त संबोधन कहिए वहां की जनता को देते हैं और उस घटना को रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए, वह जो मड़गांव का मैदान था उसका नाम आज के डेट में लोहिया मैदान कर दिया गया है, लोहिया मैदान। और उस तिथि को, यह जो 18 जून की जो तिथि है, इसे गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि सुनने में छोटी घटना है लेकिन एक बहुत बड़ी घटना थी। तो वहां से उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ की जनता जो है बंदिश में है, इन्हें भी आजादी चाहिए। तो लोहिया जो है गोवा की आजादी को अब सार्वजनिक समर्थन देना शुरू कर देते हैं, लोग भी उनका समर्थन शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि फलस्वरूप फिर से लोहिया जो है सितंबर 1947 में 46 में फिर से गोवा जाते हैं। लेकिन वहां क्या किया जाता है,
वहां की सरकार को पता है वहां पे पुर्तगाल का शासन है, तो पुर्तगाली शासन या पुर्तगाली सरकार क्या करती है, इन्हें गोवा से पकड़ करके और आमुआज है ना, आमुआज के किले में, याद रखिएगा, आमुआज के किले में 10 दिन के लिए बंद कर देती है और इनको गोवा में प्रवेश नहीं देने देती है। खैर ये वो घटना है, इसका समर्थन हालांकि बाद में नेहरू गांधी सभी लोग करते हैं कि गोवा को भी स्वतंत्रता की जरूरत है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उन घटना आती है 1947, देश आजाद हो रहा है, तिथि निर्धारित है 15 अगस्त 1947, लेकिन डर है। डर किस चीज का है? डर है दंगे की, डर है सांप्रदायिक दंगे की, डर है बहुत बड़े खून खराबा की, और इसके लिए जरूरी है, और घटनाओं का जो मेन स्थान है वह है कोलकाता अर्थात बंगाल। और कोई आपदा कोई विपदा आए उसके पहले उसका हल करना ये लोहिया और गांधी की समझिए तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी हर हमेशा। तो 14 अगस्त 1947 को आजादी की पूर्व संध्या पर ये लोग उस आजादी में भाग नहीं लेते हैं, जब बल्कि किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग न लेकर के ये शांति मिशन पर निकल जाते हैं कोलकाता। वहां जब जाते हैं वहां की स्थिति कुछ ठीक नहीं रहती है, शांति बनाए रखने का बहुत प्रयास किया जाता है। जब लोग नहीं मानते हैं तो 31 अगस्त 1947 को गांधी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाते हैं, भूख हड़ताल पे। तो जब ये भूख हड़ताल पे जाते हैं तो लोहिया की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस शांति मिशन को हम कैसे कायम रखें। तो ये लोग दंगाइयों के बीच जाते हैं, दंगाइयों को समझाते हैं, समझाने के बाद में उससे जो सरेंडर करवाते हैं, उनका हथियार इकट्ठा करवाते हैं, और उस मिशन, इनका जो मिशन था उस दंगा रोकने का, इसमें बहुत हद तक ये सफल होते हैं, और इस सफलता के बाद ही गांधी जो है भूख हड़ताल अपना समाप्त करते हैं। देश की आजादी हो गई है। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि इस आजादी में के बाद क्या होता है। आजादी के बाद 1948 में गांधी की हत्या हो जाती है। गांधी कांग्रेस में नहीं, गांधी में कांग्रेस थी। एक चीज हमेशा मानना पड़ेगा कि गांधी का जो कद था कांग्रेस से कहीं बड़ा था। कांग्रेस को कैसे चलाना है, क्या निर्णय लेना है, ये गांधी करते थे। गांधी कांग्रेस में हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कांग्रेस अगर गांधी में है तो कांग्रेस मजबूत रहती थी। 1948 में जब गांधी की हत्या हो जाती है तो राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं कांग्रेस में ही रह करके, अर्थात कांग्रेस से अलग होकर के नासिक के कांग्रेस अधिवेशन में 1948 सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। कांग्रेस से अलग होकर के, क्योंकि अब कांग्रेस में ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीजें ये जो किए हैं वो शायद उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल रही हो, लेकिन आज थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है, क्योंकि पटेल देशी रियासतों को मिलाने का काम कर रहे थे, और उस समय राम मनोहर लोहिया इसके विरोधी थे, और यही विरोध का कारण है कि उन्हें 1950 में गिरफ्तार कर लिया गया। 1950 में ये गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन इन्हें छोड़ दिया जाता है। और 1949 में जो समाजवादी हैं वे हिंदू किसान पंचायत का गठन करते हैं, और 1949 में ये नेपाली कांग्रेस का अध्यक्षता करते हैं। 1949 में नेपाली कांग्रेस, यानी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरफ ये बढ़ रहा है। दिल्ली में नेपाली जो दूतावास है, उस दूतावास के सामने ये जो प्रदर्शनकारियों का ये नेतृत्व करते हैं, और फिर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी इनके जीवन का एक आम घटना है, इनके लिए कोई विशेष घटना नहीं है, जेल जाना जेल आना। तो एक नेपाल में फिर 1951 से 54 ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा फोकस होते हैं। 1951 से 1954 ये इनका काम जो होता है, ये एशिया को एक जुट करने का इनका मिशन होता है, लेकिन यह मिशन शायद
सामाजिक संस्कृति, भाषा, रहन सहन के आधार पर एक संभव नहीं हो सकता था। इसलिए 1951 में लोहिया ने फ्रैंकफर्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का गठन किया था, भाग लिया था और एशियाई समाजवादियों को एकजुट करने का असफल प्रयास किया। इसमें इन्हें सफलता नहीं मिली, तो ये इनका एक प्रयास असफल रहा। एक जो रियासतों को मिलाने का जो कार्य है उसका इन्होंने विरोध किया और 1954 में किसानों के विरोध प्रदर्शन का इन्होंने नेतृत्व किया, तो फिर वहां से गिरफ्तार हो गए। और 1952 से 55 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1952 से 55 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन आचार्य कृपलानी, वही आचार्य कृपलानी जो गांधी जी के परम भक्त हुआ करते थे, उनकी किसान मजदूर प्रजा पार्टी पहले से थी और दोनों मिलकर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं और 1953 में लोहिया इसके अध्यक्ष बनते हैं, है ना। 1953 में लोहिया अध्यक्ष भी बनते हैं, लोहिया अध्यक्ष। लेकिन हर जगह इनकी देखिएगा विचारधाराएं नहीं मिलती है और 1955 में इस्तीफा। तो इस्तीफा, पद, जेल, रिहा, सोशलिस्टों के जीवन में यही लिखा होता है। और फिर इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया 1955 में हैदराबाद में। लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते थे। लड़ाई में इनका मुख्य हिस्सा होता था सामाजिक व्यवस्था का उन्मूलन हो, जो सामाजिक व्यवस्था छुआछूत पहले से आ रहा है उसका समापन हो, समान अवसर सबको मिले नौकरियों में, रेलगाड़ियों में जो जनरल बोगी और स्पेशल बोगी होती है उसका इन्होंने विरोध किया, अंग्रेजी भाषा का विरोध किया इन्होंने, इंग्लिश मीडियम स्कूल का विरोध किया और इसके कारण इनको गिरफ्तारी भी केरल में इन पर पत्रों भी चलाया गया था। तो 1962 से 67 इन्होंने देशव्यापी आंदोलन किया, 67 राष्ट्रव्यापी आंदोलन। ये चुनाव नहीं लड़ते थे लेकिन लड़ेंगे, ये भी देखिएगा। लड़ा कब? तो 1962 में फूलपुर सीट से। किसके खिलाफ? तो नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ गया ये और चुनाव हार जाते हैं। फिर 1963 में फर्रुखाबाद से लोकसभा का उपचुनाव जीतते हैं और इस उपचुनाव के जीतने पर इनका बहुत विरोध होता है। फिर 1964 में ये अमेरिका जाते हैं, वह नस्ल विरोधी या नस्लवाद का विरोध एवं सत्याग्रह करते हैं और फिर इन्हें अमेरिका से गिरफ्तार किया जाता है। 1964 में गिरफ्तार होते हैं, कहां से? यूएसए। नस्ल विरोधी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1965 से 67 संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1965-67 ये आखिरी दौर चल रहा है इनका। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं 1967 में। ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब जो चुनाव ये लड़ेंगे ये कनौज सीट से लड़ेंगे। कनौज से ये सांसद बन जाते हैं। अब की बार ये फुल फ्लैग जीत करके जाते हैं। लेकिन जिस साल चुनाव लड़ते हैं उसी वर्ष 12 अक्टूबर 1967 ईस्वी को चिकित्सीय लापरवाही के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और ये इनका मृत्यु जो है संपूर्ण भारत में एक शोक की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़े सोशलिस्ट थे। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनका कार्य बहुत बड़ा नहीं नजर आएगा, लेकिन अपने आप को इनकी जो तिथियां हैं उसके क्रमवार उन परिस्थितियों के अनुरूप आप एस्टैब्लिश करके देखें तो समझ में आएगा कि नहीं, ये बहुत बड़े सोशलिस्ट थे। पूरा जीवन अविवाहित रहे, भवनहीन रहे, भूमिहीन रहे, न शादी किया, न घर बनाया, न जमीन खरीदा। अंतिम संस्कार में जेपी गए थे
और जेपी ने कहा था कि डॉक्टर लोहिया भारत में किसानों के मसीहा थे और उस मसीहा के मृत्यु पर संपूर्ण देश रो रहा था। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।